बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एनक्लोजिंग अ चार्ज। यानी एक सरफेस हो, क्लोज्ड सरफेस, और उसने किसी चार्ज को एनक्लोज किया हो और हम उस सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना चाह रहे हैं। तो सपोज करें जी कि एक क्लोज्ड सरफेस है स्फीयर की फॉर्म की, और इस स्फीयर का रेडियस जो है वो रेडियस है r, और इस स्फीयर के सेंटर पे हमने एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू को प्लेस किया हुआ है। अब हम जानते हैं कि जो एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होता है उससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होती हैं, जिनमें से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को यहाँ पे हमने ड्रॉ किया हुआ। और अब हम जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल होता है ई डॉट ए के, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एंड वेक्टर एरिया ए। लेकिन इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर की सरफेस का फ्लैट होना ज़रूरी है, अदरवाइज हम इस फार्मूला को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो जी इस मकसद के लिए, फिर इस पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो स्फीयर जिसके सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू को प्लेस किया हुआ है, इसको हम छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर देते हैं, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमने क्या किया है कि इसी स्फीयर को स्मॉल पैचेस में डिवाइड किया है, और इन पैचेस का एरिया अगर डेल्टा ए हो तो ये जो नॉर्मली आउटवर्ड वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स, नॉर्मली आउटवर्ड है यूनिट वेक्टर्स, ये क्या करेंगे, इस एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन बता देंगे। लेकिन ये जो पैचेस हैं ये बहुत बड़े, और स्फीयर की सरफेस को रियली फ्लैट बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसकी सरफेस को n नंबर ऑफ स्मॉल पैचेस में डिवाइड करते हैं, और वो जिन n नंबर ऑफ स्मॉल पैचेस में हम इनको डिवाइड करते हैं उनका जो एरिया है वो हो डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 अप टू सो ऑन डेल्टा AN। तो ये स्फीयर कुछ इस तरह से दिखेगा, जबकि ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं ये वो स्मॉल नंबर ऑफ पैचेस हैं। जबकि अगर हर पैच पर इसी तरह का एक आउटवर्ड नॉर्मल ड्रा कर दिया जाए तो वो क्या करेगा, उस पैच की जो डायरेक्शन है वो हमें बताना शुरू कर देगा। हम सपोज करें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं इन एरिया एलिमेंट में से, ये जो हमने कंसिडर किए हुए हैं एरिया एलिमेंट्स, n नंबर ऑफ स्मॉल एरिया एलिमेंट्स, उनमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं वो E1, E2, E3 और EN। फर्स्ट एरिया एलिमेंट्स में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं वो E1, सेकंड एरिया एलिमेंट में से पास करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस E2, थर्ड में से E3 और अप टू सो ऑन nth जो एरिया एलिमेंट है उसमें से पास करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर EN हो। तो फर्स्ट पैच के लिए हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल होता है E डॉट ए के। तो अगर फर्स्ट पैच की बात की जाए, यहाँ से हम क्या करते हैं कि फर्स्ट पैच को अगर दोबारा से यहाँ पे ड्रा करें तो ये जो रेक्टेंगुलर सरफेस है ये एक्चुअली उसका सरफेस एरिया है, और इसी सरफेस एरिया पे अगर नॉर्मल आउटवर्ड नॉर्मल ड्रा कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, एरिया एलिमेंट और वेक्टर एरिया। जबकि इसमें से पास करने वाली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जिनको हमने E सब 1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो फर्स्ट पैच के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होगा जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फर्स्ट पैच के लिए फाई E सब 1 which is equal to E सब 1 डॉट डेल्टा A सब 1। इसी तरह से सेकंड पैच के लिए क्या हो जाएगा, सेकंड पैच के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास है n यूनिट वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अब सेकंड पैच में से पास करने वाली क्या हो जाएंगी, E सब 2, और सेकंड पैच का जो एरिया होगा वो क्या होगा, डेल्टा A सब 2। तो सेकंड पैच के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फिर क्या आ जाएगा, सेकंड पैच के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई E सब 2 विच इज इक्वल टू E सब 2 डॉट डेल्टा A सब 2। इसी तरह से थर्ड पैच की बात की जाए तो चूंकि थर्ड पैच में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास कर रही हैं वो E सब 3 होंगी, और थर्ड पैच का एरिया जो है वो क्या होगा, डेल्टा A सब 3। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थर्ड पैच के लिए आ जाएगा वो आ जाएगा फाई E सब 3 विच इज इक्वल टू E सब 3 डॉट डेल्टा A सब 3। और इसी तरह अगर nth पैच के लिए निकाला जाए इसकी वैल्यू को तो nth पैच के लिए इक्वल होगा फाई E सब n विच इज इक्वल टू E सब n डॉट डेल्टा A सब n। तो जी अब अगर हमने इस सरफेस का, इस क्लोज्ड सरफेस का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना हो तो उसके लिए क्या तरीकाकार होगा, हम ये जितने भी इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस आ रहे हैं फर्स्ट पैच के लिए, सेकंड पैच के लिए, थर्ड पैच के लिए अप टू सो ऑन nth पैच के लिए, इन सब को करेंगे ऐड। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस विल बी इलेक्ट्रिक फ्लक्स is equal to phi E sub 1 plus phi E sub 2 plus phi E sub 3 plus up to so on phi E sub n के इक्वल आ जाएगा। तो phi E sub 1 किसके इक्वल था, E1 डॉट डेल्टा A1 प्लस phi E sub 2 किसके इक्वल था, E sub 2 डॉट डेल्टा A sub 2। इसी तरह से phi E3 किसके इक्वल था, E sub 3 डॉट डेल्टा A sub 3 अप टू सो ऑन phi E sub n किसके इक्वल था, E sub n डॉट डेल्टा A sub n। ये हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी।
अब अगर आप ये जो डॉट प्रोडक्ट्स हैं इनको ओपन कर दें तो E1 और डेल्टा A1 का जो डॉट प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा E सब 1 डेल्टा A सब 1 कॉज ऑफ थीटा प्लस, और सेकंड जो टर्म है इसका भी डॉट प्रोडक्ट ओपन किया जाए तो ये किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ E सब 2 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा A सब 2 एंड कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम। इसी तरह से थर्ड पैच के लिए क्या आ जाएगा, E3 डेल्टा A सब 3 एंड कॉज ऑफ थीटा। और इसी तरह से जो nth पैच है उसके लिए उसका जो डॉट प्रोडक्ट है अगर उसको ओपन किया जाए तो ये जो लास्ट हमारे पास आ रहा है तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, E सब n डेल्टा A सब n एंड कॉज ऑफ थीटा। अब अगर फर्स्ट पैच के लिए हम गौर करें इस फिगर पे तो इस फर्स्ट पैच में से पास करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर है ये दोनों सेम डायरेक्शन में दोनों पैरेलल हैं। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो जो फर्स्ट पैच है उसके लिए हमारे पास फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू आ जाएगा E1 डेल्टा A1 एंड कॉज ऑफ 0 डिग्री। और यही सिचुएशन होगी सेकंड पैच के लिए भी। सेकंड पैच में भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर हैं वो सेम डायरेक्शन में होंगे, और अगर वो सेम डायरेक्शन में होंगे तो उनके लिए भी थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री। तो सेकंड पैच का क्या आ जाएगा हमारे पास, E सब 2 डेल्टा A सब 2 एंड कॉज ऑफ 0 डिग्री। और यही केस थर्ड और अप टू सो ऑन जो लास्ट पैच है उसके लिए भी होगा। तो हमने बेसिकली यहाँ पे क्या किया है कि थीटा की जगह पे लगा दिया इस इक्वेशन में 0। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखेगी। अब कॉज ऑफ 0 डिग्री जो होता है वो क्या होता है, 1 के इक्वल। तो यहाँ पे cos 0 की जगह पे आप 1 लगाते जाओगे तो ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह से दिखेगी। यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास आ जाएगा E1 E सब 1 डेल्टा A सब 1 प्लस E सब 2 डेल्टा A सब 2 प्लस E सब 3 डेल्टा A सब 3 प्लस अप टू सो ऑन E सब n डेल्टा A सब n। अब वो चार्ज प्लस Q जिसको हमने स्फीयर के सेंटर पे प्लेस किया हुआ है, ये जितने भी एरिया एलिमेंट्स हैं वो उस चार्ज Q से इक्वल फासला पे हैं, इक्वल डिस्टेंस पे हैं। और अगर वो इक्वल डिस्टेंस पे हैं चार्ज प्लस Q से तो उनमें से जो पास करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इक्वल होंगी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होता है K ओवर R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन रखती है। और अगर तमाम एरिया एलिमेंट्स चार्ज प्लस Q से इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो वो जो R है उस इक्वेशन में वो सेम होगा। और अगर R सेम होगा तो उसकी वजह से उसमें से पास करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मैग्नीट्यूड भी सेम होगी। इसलिए हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं E1 E2 E3 और EN सब जो है वो क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं। और सपोज कर लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से पास कर रही हैं उनकी मैग्नीट्यूड क्या है, E। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में E1 E2 E3 और EN की जगह पे हम क्या लगा देंगे, E। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखेगी। फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू E एंड डेल्टा A1 प्लस E2 की जगह पे क्या लगा लिया, E। और उसके बाद डेल्टा A सब 2 प्लस E सब 3 की जगह पर भी E आ गया। और उसके बाद डेल्टा A सब 3 और अप टू सो ऑन EN की जगह पर भी हमारे पास आ जाएगा E और डेल्टा A सब n। अब अगर इसको कॉमन निकाल लिया जाए तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी कि A इंटू डेल्टा A सब 1 प्लस डेल्टा A सब 2 प्लस डेल्टा A सब 3 अप टू सो ऑन डेल्टा A सब n। अब ये जो ब्रैकेट में टर्म है ये क्या है, डेल्टा A सब 1 फर्स्ट पैच का एरिया है, डेल्टा A सब 2 सेकंड पैच का एरिया और अप टू सो ऑन डेल्टा A सब n लास्ट पैच का एरिया यानी nth पैच का एरिया। और ये सब जब ऐड होंगे तो ये क्या देंगे, ये हमें उस स्फीयर की जो सरफेस है उसका एरिया देंगे। तो एक्चुअली ये जो ब्रैकेट में टर्म है ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर के। इस इक्वेशन को नाम दे लें आप इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इक्वल होती है 1/4πε0 Q ओवर R स्क्वायर। और इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि एक स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो इक्वल होता है 4πr स्क्वायर, जबकि R उस स्फीयर का रेडियस है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को, जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इनको इक्वेशन नंबर अगर आप 2 में लगा देते हो तो इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू 1/4πε0 Q ओवर R स्क्वायर एंड 4πr स्क्वायर। और यहाँ पे 4πr स्क्वायर इस 4πr स्क्वायर के साथ हो जाएगा कैंसिल। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इक्वल आ जाएगा Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। इस इक्वेशन को नाम दे लें जी आप इक्वेशन नंबर 3। तो ये है जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एनक्लोजिंग अ चार्ज। अब अगर आप इस इक्वेशन पे गौर करें तो आपको पता ये चलेगा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। एक वो चार्ज कौन सा है जो आपने प्लेस किया हुआ है उस सरफेस के इनसाइड, और मीडियम कौन सा है, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिपेंडेंस फिर किन चीज़ों पे है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है वो चार्ज जो सरफेस में इनक्लोज किया हो और
मीडियम कौन सा है। इन दोनों चीज़ों पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिपेंडेंस होती है और ये उस सरफेस की शेप या ज्योमेट्री से इंडिपेंडेंट होता है। यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने जो सरफेस ली हुई है, स्फेरिकल है, वो कोनिकल है, या वो रेक्टेंगुलर है, या वो स्क्वायर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड किस पे करेगा? उस चार्ज पे जो आप उस सरफेस के इनसाइड इनक्लोज कर दोगे और उनके दरमियान मौजूद है मीडियम पे।